Japanese Prime Minister Sanae Takaichi has arrived in New Delhi for her first official visit to India, power-packed 3-day trip at the invite of Prime Minister Narendra Modi. और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. आप भी यही सोच रहे हैं कि पीएम मोदी और जापान की पीएम सनाए तकैची ने एक दूसरे को भाई बहन कहकर क्यों संबोधित किया? देखिए, दुनिया की पॉलिटिक्स में लीडर्स एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं, एलाई कहते हैं, लेकिन भाई बहन ये शब्द प्रोटोकॉल से नहीं निकलता, ये कहीं और से आता है। और आज हम आपको ठीक वहीं लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 3 दिन की विजिट और 16वें इंडिया जापान एनुअल समिट के दौरान भारत आई तकैची ने एक प्राइवेट मीटिंग में पीएम मोदी से एक बहुत पर्सनल बात कही। उन्होंने बताया कि दिवंगत जापानीज पीएम शिंजो आबे उनके लिए एक बड़े भाई जैसे थे और वो हमेशा उनकी बहुत इज्जत करती थी। और क्योंकि आबे मोदी को इतना प्यार और सम्मान देते थे, इसलिए अब वो मोदी को भी अपने बड़े भाई की तरह देखती हैं। इसी इमोशनल कनेक्शन को देखते हुए मोदी ने उन्हें पब्लिक मन से अपनी छोटी बहन कहा। और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, और तकैची ने भी इस गेस्चर का स्वागत करते हुए कहा कि ये रिश्ता शिंजो आबे के प्रति उनके साझे सम्मान का प्रतीक है। The big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. और ये सिर्फ भावना नहीं थी, इसके पीछे ठोस नंबर्स खड़े थे। जापान ने अगले 10 साल में करीब 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5.83 लाख करोड़ रुपए के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ा एमओयू साइन हुआ, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर डील्स हुई, E10 शिंकनसेन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए कंफर्म हुई और तकैची अपने साथ 150 से ज्यादा जापानीज कंपनीज लेकर आई थी एक साथ एक डेलीगेशन में। अब यहाँ एक बात नोटिस कीजिए, डिप्लोमेसी सिर्फ अग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स तक सीमित नहीं होती, पर्सनल ट्रस्ट भी उसका उतना ही बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन सवाल यह है कि दो देशों के लीडर्स के बीच फैमिली जैसा ट्रस्ट आता कहां से है? तो इसका जवाब उस आदमी के पास है जो समिट रूम में मौजूद नहीं था, लेकिन सच पूछिए तो पूरी समिट उसी की थी। शिंजो आबे, जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले लीडर और मोदी के सबसे करीबी इंटरनेशनल दोस्त। और यहाँ वो फैक्ट समझिए जो इस पूरी कहानी की चाबी है। सनाए तकैची कोई रैंडम नेता नहीं है, वो आबे की शिष्या हैं, उनकी पॉलिटिकल एयर जो उनके विजन को आगे बढ़ा रही हैं। तो जो दिल्ली में इस हफ्ते दिखा वो असल में मोदी आबे बॉन्डिंग थी, फुल डिस्प्ले पर, बस एक नए चेहरे के थ्रू। और आप सोचेंगे ये दोस्ती कब शुरू हुई थी? तो ये तब शुरू हुई जब मोदी पीएम भी नहीं थे। साल 2007 गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए 6 दिन के जापान दौरे पर गए और वहीं उनकी पहली मुलाकात हुई उस वक्त के जापानीज पीएम शिंजो आबे से। दोनों ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर बात की और मोदी ने आबे को जो गिफ्ट दिया उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे चलकर इस वीडियो में इसका असली मतलब खुलेगा। उन्होंने आबे को दी गुजरात की बुद्धिस्ट हेरिटेज पर एक सीडी और हाथ से बुना हुआ एक ट्राइबल शॉल। पहले ही मुलाकात में मोदी ने जापान के पीएम को याद दिलाया कि हमारा रिश्ता बिजनेस से नहीं, बुद्धा से शुरू होता है। और फिर ये दोस्ती ऑफिशियल मीटिंग से बाहर निकल आई। दोनों ने क्योटो के तोजी टेम्पल का दौरा किया, शिंकनसेन बुलेट ट्रेन में साथ सफर किया, टोक्यो के ट्रेडिशनल टी सेरेमनी में बैठे और मोदी ने खुद बताया कि उनके लिए सबसे खास सम्मान क्या था। आबे ने उन्हें माउंट फूजी के पास यमन शाही में अपने परिवार के घर बुलाया था। सोचिए, जापान का पीएम एक इंडियन चीफ मिनिस्टर को अपने घर खाने पर बुला रहा है। और वो साल भी याद रखिए, ये वो दौर था जब कई वेस्टर्न देश मोदी के लिए दरवाजे बंद किए बैठे थे। उस दौर में जापान उन्हें फैमिली की तरह अपना रहा था।
उसी साल अगस्त 2007 में एबे भारत आए और पार्लियामेंट में वो मशहूर स्पीच दी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, दो समंदरों का संगम। इसी स्पीच ने इंडो पैसिफिक को एक स्ट्रैटेजिक रियलिटी के तौर पर दुनिया के सामने रखा और यहीं से निकला वो क्वाड जिसकी बात आज पूरी दुनिया करती है। एबे ने अपने देश में भी वही किया जो वो एशिया के लिए चाहते थे। टेक बैक जापान के नारे के साथ उन्होंने जापान का खोया आत्मविश्वास लौटाया, डिफेंस मजबूत की, इकोनॉमी को एबेनॉमिक्स से रिवाइव किया और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का विजन दिया जो आज भी जापान की फॉरेन पॉलिसी की आत्मा है। और अब वो डिटेल जो बताती है कि ये रिश्ता कितना पर्सनल था। 2012 में जब एबे लैंडस्लाइड जीत के साथ दोबारा पीएम बने तो गुजरात के सीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें सीधे फोन लगाया और बधाई दी। सोचिए, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली कॉल कर रहा है। डिप्लोमेसी की किताब में ऐसा नहीं होता, दोस्ती की किताब में होता है। और सबसे बड़ी बात, 2007 से 2012 तक जब एबे पीएम नहीं थे तब भी ये दोस्ती उतनी ही मजबूत रही। मोदी खुद मानते हैं कि एबे की सलाह ने गुजरात की इकोनॉमिक पॉलिसीज तक को शेप किया है। 2014 में मोदी के पीएम बनते ही ये दोस्ती देखिए स्ट्रैटेजी बन गई। रिश्ता स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बना। एबे ने इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करवाया जो जापान के लिए पॉलिटिकली बेहद मुश्किल फैसला था क्योंकि न्यूक्लियर का जख्म जापान से ज्यादा कौन जानता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने सबसे उदार शर्तों पर पैसा दिया और दिसंबर 2015 में आया वो सीन जो इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी फोटो बन गया। काशी के घाट्स पर गंगा आरती में हाथ जोड़े खड़े शिंजो एबे। ये फोटो ऑप नहीं था और क्यों नहीं था इसका जवाब इस वीडियो के आखिर में मिलेगा। मई 2022 में मोदी की एबे से आखिरी मुलाकात हुई टोक्यो में। एबे तब जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन थे और मोदी के मुताबिक हमेशा की तरह एनर्जेटिक थे। इंडिया जापान दोस्ती को और मजबूत करने के नए आइडियाज पर बात कर रहे थे। किसे पता था कि ये आखिरी मुलाकात है। 8 जुलाई 2022 को नारा में एक इलेक्शन रैली के दौरान शिंजो एबे को गोली मार दी गई और इंडिया ने वो किया जो शायद ही किसी विदेशी नेता के लिए हुआ हो। अगले ही दिन यानी 9 जुलाई को पूरे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। भारत का तिरंगा एक जापानीज लीडर के लिए झुका। मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, माय फ्रेंड एबे सान, और अपनी यादें पूरे देश के साथ शेयर की। इंडिया पहले ही 2021 में उन्हें पद्म विभूषण दे चुका था। और बात यही नहीं रुकी दोस्तों। 27 सितंबर 2022 को मोदी खुद टोक्यो गए एबे के स्टेट फ्यूनरल में शामिल होने। निप्पॉन बुडोकान में उन्होंने अपने दोस्त को आखिरी विदाई दी। लेकिन जो मूवमेंट इस रिश्ते के बारे में सबसे ज्यादा बताता है वो फ्यूनरल के बाद आया। अकासाका पैलेस में मोदी ने एबे की पत्नी आकी एबे से प्राइवेट मुलाकात की, उनके पास बैठे और अपने एबे सैन के साथ बिताए पुराने पलों की यादें उनके साथ शेयर की। ध्यान से समझिए, पॉलिटिक्स में लीडर्स फ्यूनरल्स अटेंड करते हैं, ये प्रोटोकॉल है, लेकिन विडो के पास बैठकर यादें बांटना ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये फैमिली करती है। दोस्तों, अब आप खुद से पूछिए, दो आदमियों की पर्सनल केमिस्ट्री इतनी गहरी कैसे हो सकती है कि एक देश दूसरे देश के नेता के लिए शोक मनाए और उसकी शिष्या भारत के पीएम को भाई कहे। सच ये है कि ये सिर्फ दो आदमियों की दोस्ती थी ही नहीं, मोदी और एबे दोनों एक बहुत पुराने अकाउंट से विथड्रॉ कर रहे थे। एक ऐसा अकाउंट जो 1946 में कलकत्ता के एक जज ने खोला था। टाइम मशीन में बैठिए और चलिए 1946 के टोक्यो। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, जापान हार चुका है और जीतने वाले देशों ने जापान के लीडर्स पर मुकदमा चलाने के लिए एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बनाया है। 11 देशों के 11 जजेस, उनमें एक जज इंडिया से है, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राधा विनोद पाल। 2 साल ट्रायल चला और जब फैसले का दिन आया तो 11 में से एक जज ने अपना अलग डिसेंटिंग नोट लिखा। वो अकेले जज थे, जस्टिस पाल, और जापान के लोगों ने उस अकेली आवाज को कभी नहीं भुलाया। आज भी टोक्यो और क्योटो के श्राइन्स में इस बंगाली जज के मेमोरियल्स खड़े हैं और जापान में जनरेशंस उन्हें इज्जत के साथ याद करती है। एक अकेले इंडियन जज के पेन ने इंडिया के लिए जापान के दिल में वो गुडविल कमाई जो बड़ी से बड़ी ट्रीटीज नहीं कमा सकती। और इस गुडविल का सबसे बड़ा प्रूफ पता है क्या है? 2007 में जब एबे ने इंडियन पार्लियामेंट में वो फेमस स्पीच दी तो दिल्ली से वो सीधे कहाँ गए? कोलकाता। किससे मिलने? जस्टिस पाल के बेटे प्रसंत पाल से।
एबे ने उनसे कहा, आपके पिता को जापान में आज भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आप समझ गए ना दोस्तों, एबे के लिए इंडिया की दोस्ती किताबों की बात नहीं थी, ये उनके देश की जीती जागती मेमोरी थी। और इंडिया ने सिर्फ एक जज के थ्रू नहीं, एक नेशन के तौर पर भी जापान के लिए स्टैंड लिया। 1951 में जब सैन फ्रांसिस्को में जापान के साथ पीस ट्रीटी हुई, इंडिया ने उस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि हारे हुए जापान के साथ बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इंडिया ने 1952 में जापान के साथ अपनी अलग ट्रीटी साइन की और वॉर रेपरेशंस यानी हर्जाना पूरी तरह माफ कर दिया। और उससे पहले 1949 में जब टोक्यो के बच्चे वॉर में मारे गए, जू के जानवरों के लिए उदास थे, नेहरू ने उन्हें एक हाथी भेजा था। नाम था इंदिरा, मतलब पैटर्न साफ है। जब पूरी दुनिया जापान के खिलाफ खड़ी थी, इंडिया उसके साथ खड़ा था। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि इंडिया में जापान के लिए इतनी गुडविल पहले से क्यों मौजूद थी? तो इसका जवाब एक बेकरी में छिपा है। जी हाँ, टोक्यो की एक बेकरी में, जहां आज भी एक इंडियन का करी बिकता है। चलिए और पीछे, 23 दिसंबर 1912 दिल्ली में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज का शाही प्रोसेशन निकल रहा है। हाथी पर बैठकर तभी भीड़ से एक बॉम्ब फेंका जाता है। वाइसरॉय घायल हो जाते हैं, ब्रिटिश एम्पायर हिल जाता है और पूरे हिंदुस्तान में मैन हंट शुरू हो जाता है। जिस आदमी ने ये प्लान किया था उसका नाम था राज बिहारी बोस। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये आदमी उस वक्त देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक मामूली क्लर्क की नौकरी करता था। बॉम्ब फेंकने के बाद वो चुपचाप वापस देहरादून लौटकर अपनी नौकरी पर बैठ गया और कुछ महीनों बाद उसने खुद वाइसरॉय हार्डिंज के ऑनर में एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज की। एम्पायर जिस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ रहा था, वो उसकी नाक के नीचे बैठा चाय पिला रहा था। 3 साल तक राज बिहारी ब्रिटिश पुलिस को चकमा देते रहे और 1915 में उन्होंने वो किया जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार पीएन ठाकुर के फेक नाम पर एक जापानीज शिप पकड़ी और जापान पहुंच गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जापान से डिमांड की, इसे हमें सौंप दो। और यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए। तो देखिए, टोक्यो में सोमा फैमिली एक बेकरी चलाती थी, नाकामुराया। इस जापानीज फैमिली ने ब्रिटिश एम्पायर की पूरी ताकत के खिलाफ जाकर इस इंडियन रेवोल्यूशनरी को अपने घर में छिपाया। महीनों तक राज बिहारी उनके स्टोर रूम में रहे। ब्रिटिश एजेंट्स टोक्यो में उन्हें ढूंढते रहे और ये रिश्ता इतना गहरा हुआ कि सोमा फैमिली की बेटी तोशिको ने राज बिहारी से शादी कर ली। सोचिए, एक जापानीज लड़की ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के मोस्ट वांटेड आदमी से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी रिस्क पर लगा दी थी। और यहाँ एक ऐसा डिटेल है जो आपको हमेशा याद रहेगा। राज बिहारी ने अपनी नई फैमिली की बेकरी में असली इंडियन करी इंट्रोड्यूस किया। आज 100 साल बाद भी टोक्यो की नाकामुराया में इंडो करी बिकती है और जापान के लोग उसे कहते हैं बोस ऑफ नाकामुराया का करी। आजादी की लड़ाई का स्वाद आज भी टोक्यो में बिक रहा है। लेकिन देखिए, राज बिहारी सिर्फ छिपे नहीं रहे। जापान में रहकर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग खड़ी की और वो आर्मी जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं, उसकी नींव रखी। और फिर आया जुलाई 1943, सिंगापुर। एक बूढ़ा होता रेवोल्यूशनरी अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, अपनी लीग, अपनी आर्मी एक नए लीडर के हाथों में सौंपता है। उस लीडर का नाम सुभाष चंद्र बोस था। एक बोस ने मशाल जलाई थी, दूसरे बोस ने उसे आग बना दिया। नेताजी की आईने की जो कहानी हम सब जानते हैं, उसकी जमीन राज बिहारी और जापान ने मिलकर तैयार की थी। जनवरी 1945 में राज बिहारी बोस की टोक्यो में डेथ हुई। जापान ने उन्हें अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और टोक्यो के रिनकोजी टेम्पल में 1945 से आज तक जापानीज प्रीस्ट की जनरेशंस उस अस्थि कलश की रखवाली कर रही हैं, जिसे नेताजी का माना जाता है। 80 साल से एक जापानीज मंदिर एक इंडियन हीरो की मेमोरी को अपने बच्चे की तरह संभाल रहा है। तो अब हिसाब देखिए, जापान ने हमारे रेवोल्यूशनरीज को शरण दी और इंडिया ने जापान के सबसे मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, ये दोनों देश एक दूसरे के लिए इतना रिस्क लेने को तैयार क्यों थे? पॉलिटिक्स इसका जवाब नहीं दे सकती। इसका जवाब देने के लिए हमें 1300 साल पीछे जाना होगा, एक मंदिर में एक मूर्ति की आंखों तक। साल 752
जगह जापान का प्राचीन कैपिटल नारा। वहां दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉन्ज बुद्धा स्टैचू बनकर तैयार खड़ी है। लेकिन जापान की मान्यता में कोई भी मूर्ति तब तक सिर्फ मेटल है जब तक उसकी आंखें नहीं खोली जाती। ये जापान के इतिहास की सबसे पवित्र सेरेमनी थी और एम्परर ने इस सेरेमनी के लिए जिस आदमी को चुना वो कौन था? एक इंडियन, साउथ इंडिया से आया हुआ एक मॉन्क जिसका नाम था बोधि से। एक इंडियन के हाथ ने जापान के भगवान की आंखें खोली। ये कोई कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और वो स्टैचू आज भी नारा में खड़ी है। और अब वो बात जो शायद आपको हैरान करते, आज भी जापान में हजारों श्राइन्स में एक देवी की पूजा होती है जिसके हाथ में वीणा है। जापान उन्हें बेंजाइतन कहता है, हम उन्हें कहते हैं माँ सरस्वती। जापान में कांगितन की पूजा होती है जो हमारे गणेश जी हैं। बोनतेन यानी ब्रह्मा, ताइशकोतेन यानी इंद्र, एनमा यानी यमराज, कीचिजोतेन यानी माँ लक्ष्मी। और जापान के शिंगोन बुद्धिस्ट मॉन्क्स आज भी अपनी प्रेयर्स जिस स्क्रिप्ट में लिखते हैं वो संस्कृत की सिद्धम स्क्रिप्ट है जो खुद इंडिया में लगभग खो चुकी है। मतलब हमारी सिविलाइजेशन का एक हिस्सा जापान ने हमसे भी ज्यादा संभाल कर रखा है। तो अब पूरी पिक्चर देखिए, बुद्धा का ज्ञान इंडिया से निकला और जापान की सोल बन गया। जापान ने कभी नहीं भुलाया कि उसकी रोशनी कहाँ से आई थी, इसलिए सोमा फैमिली ने राजबिहारी के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। इसीलिए जस्टिस पाल को जापान आज भी इज्जत से याद करता है। इंडिया और जापान कभी अजनबी थे ही नहीं, ये दो रिश्तेदार हैं जिनका बस कुछ सदियों के लिए संपर्क टूट गया था। और अब आपको समझ आएगा कि 2007 में मोदी ने आबे को गुजरात की बुद्धिस्ट हेरिटेज की सीडी क्यों गिफ्ट की और काशी के घाट पर हाथ जोड़े खड़े आबे की उस फोटो का असली मतलब क्या था। वो एक पॉलिटिशियन का गेस्चर नहीं था, वो एक सिविलाइजेशन का दूसरी सिविलाइजेशन को प्रणाम था, उस रोशनी को जो 1300 साल पहले उसके देश पहुंची थी। और अब एक आखिरी बात जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे गहरा मोमेंट है। जिस शहर में 1300 साल पहले एक इंडियन मॉन्क ने बुद्धा की आंखें खोली थी, उसी शहर का नाम फिर से हिस्ट्री में आया 8 जुलाई 2022 को। शिंजो आबे को गोली मारी गई थी नारा में। जहां से ये रिश्ता शुरू हुआ था वहीं इस रिश्ते का सबसे बड़ा दोस्त दुनिया से गया। इसे संयोग कहिए या नियति, लेकिन इतिहास कभी कभी अपने सर्कल खुद पूरे करता है। दोस्तों, अब वापस आइए 2026 के दिल्ली में, उसी समिट रूम में जहां से हमने शुरुआत की थी। अब वो भाई बहन वाला मूवमेंट अलग दिखेगा, है ना? और अब उन फैसलों को देखिए जो समिट में हुए। मेक इन इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत होगी, यूनिकॉर्न डिफेंस प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा, चाइना पर डिपेंडेंसी घटाने के लिए रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनेंगी, एनर्जी रेजिलियंस पर जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट हुआ, इंडिया जापान बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव लॉन्च हुई, पहला इंडिया जापान एआई स्ट्रैटेजिक डायलॉग आगे बढ़ा, स्टूडेंट एक्सचेंजेस और जापानीज लैंग्वेज एजुकेशन एक्सपैंड होगी और 10 ट्रिलियन येन के इन्वेस्टमेंट टारगेट पर दोनों देश कमिटेड है। और दो बातें ऐसी हुई जो हेडलाइन से आगे जाती हैं। दोनों देशों ने साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में यूनिलेटरल एक्शंस का खुलकर विरोध किया और जापान ने पाकिस्तान से होने वाले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सख्त निंदा की। टोक्यो से उठी आवाज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। ये होता है असली दोस्त। मोदी ने तकाइची को छोटी बहन कहा क्योंकि ये रिश्ता सच में फैमिली का है। आबे ने इसे बनाया नहीं था, याद दिलाया था। तकाइची ने इसे शुरू नहीं किया, विरासत में पाया है। और 2027 में जब इंडिया और जापान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल सेलिब्रेट करेंगे तो असल में वो 75 साल का नहीं 1300 साल का सेलिब्रेशन होगा। दुनिया की हर बड़ी पावर के साथ इंडिया के रिश्ते में कोई ना कोई पुराना जख्म है। इंग्लैंड ने हम पर राज किया, चाइना ने धोखा दिया, अमेरिका ने डिकेड्स तक पाकिस्तान को पाला, लेकिन जापान के साथ हमारे इतिहास में एक भी काला पन्ना नहीं है। सिर्फ एक मॉन्क है जिसने बुद्धा की आंखें खोली, एक फैमिली है जिसने हमारे रेवोल्यूशनरी को बचाया, एक जज है जिसकी अकेली आवाज जापान आज भी याद करता है, और दो दोस्त हैं जिन्होंने ये सब याद रखा। द पैटर्न इज क्लियर। एविडेंस भी यही कहता है, ये दोस्ती बनी नहीं है, ये दोस्ती लौटी है। बाकी इस समिट में डिप्लोमेटिक लेवल पर और क्या बड़े फैसले लिए गए उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।